हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया। एवरीथिंग लाइक बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ लिया कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, आपके लिपिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, सिमिलरली एंजाइम्स क्या होते हैं। आज के सेशन में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने जाएंगे। जी हाँ, मैं बात करूँगी कुछ क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं एग्जाम्स में। उन क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हम लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है। आज के सेशन में ऑन एन एवरेज विल बी डिस्कसिंग अराउंड 10 क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कह रही, मैं 100% यहाँ पे कोई वाउच नहीं कर रही कि ये 10 क्वेश्चन आएंगे, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मेरा पॉइंट सिर्फ आपको बताने का ये है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के अंदर अगर हम देखें थ्रू आउट लास्ट 10 to 15 ईयर्स एज सच कोई पैटर्न के अंदर चेंजेस नहीं है। सिर्फ ये चेंज ज़रूर आया है कि अब की बार कॉलम वाइज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जहाँ पे हमें मैच करना है दोनों के दोनों कॉलम्स को। उनकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी, उनका नंबर थोड़ा ज़्यादा हो गया है। सो अकॉर्डिंगली मैंने ट्राई किया है कि इसके अंदर मैं कई मैच द कॉलम्स को इंक्लूड करूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। इनफैक्ट क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, पैटर्न अगर देखा जाए बिल्कुल सेम ही है, सच नो चेंज। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से घुमा के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इसीलिए मेरा हमेशा से ये फोकस रहता है कि अगर एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है, यू शुड हैव एन आइडिया कि वो चारों में से 3 ऑप्शन क्यों गलत है और 1 ऑप्शन क्यों सही है। अगर हम बात करें करेक्ट, जब हम क्वेश्चन में लिखते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर उस केस में, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन को डेप्थ में जाके सारे के सारे ऑप्शन को स्टडी करना है। यू हैव इनफ ऑफ टाइम एंड आई नो दैट यू पीपल कैन डू इट। सो प्लीज़ डू योर हार्ड वर्क, डू योर पार्ट, दैट इज़ अ हार्ड वर्क। अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की। आज के 10 क्वेश्चन देखने के बाद अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, एंड कहीं कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क अस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इंडिकेट अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। अब एक बात बताओ कि फैट मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है। सो यानी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ यहाँ? ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। प्लीज हैव अ लुक। ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। एक ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है किसका? ग्लिसरॉल का, और 3 मॉलिक्यूल होते हैं किसके? फैटी एसिड। याद है ना आपको स्ट्रक्चर? हमने स्ट्रक्चर किया था, ऐसा ही होता ना। एक मॉलिक्यूल था ग्लिसरॉल का, 3 मॉलिक्यूल थे आपके फैटी एसिड के, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड था? एस्टर बॉन्ड। देखो बॉन्ड्स सबके पता होने चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, सो इनका स्ट्रक्चर देखें। CH2OH होता है ना, ग्लिसरॉल बना रही हूं पहले मैं, ठीक है। क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज अ ग्लिसरॉल। बिल्कुल सही है। अब ग्लिसरॉल के साथ हमें ऐड करना है फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ये जो आपका फैटी एसिड मॉलिक्यूल होता है, ये लॉन्ग चेन होती है जिसमें अटैच्ड होता है आपका COOH ग्रुप। बिल्कुल सही। कई जगह बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कई जगह बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा। यस, यू आर राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। व्हाट आर दीज? दीज आर फैटी एसाइल चेन, ठीक है। इन दोनों के अंदर जब ज्वाइनिंग होती है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा आता है। ध्यान से देखना स्टूडेंट इस चीज को। CH2O OC, देन अगेन इसके पास बॉन्डिंग हो जाती है, आपके पास फैटी एसाइल चेन प्रेजेंट होती है। सिमिलरली ये क्या है आपका? एस्टर बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, जिसको हम नाम देते हैं दैट दीज आर अ फैट मॉलिक्यूल, एंड इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड भी,
ठीक है. सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक. चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे. सो फैट मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड. आइए, ए ऑप्शन इंडिकेट अ ग्लिसरॉल एंड द 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल. इज दिस ऑप्शन करेक्ट और इनकरेक्ट? दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सो यानी कि मुझे अपना ऑप्शन ए तो मिल गया, दैट इज करेक्ट. बी ऑप्शन भी देख लेते हैं. 1 glycerol and 1 fatty acid molecule, no. 3 glycerol, 3 fatty acid, no. 3 glycerol and 1 fatty acid, no. So for the question number 1, the correct option you have is A. So can we proceed further? Let's move on to the next question. Question number 2. Again, your, mine as well as examiner's favorite question, that is match the columns. Now we have to match the 2 columns. So कॉलम 1, कॉलम 2, 2 कॉलम दिए हैं, हमें मैच करना है. ठीक है, कॉलम 1 पढ़े. सबसे पहले दे रखा है ट्राइग्लिसराइड. अभी बताया मैंने आपको ट्राइग्लिसराइड के बारे में. क्या होता है उसमें, एक ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसाइल चेन होती है. ठीक है, अब देखो इसमें से एक दे रखा है गैलेक्टोज, एक दे रखा है ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल है ना उसके अंदर. अगला पाल्मिटिक एसिड, यूरासिल, सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज 2 ग्लिसरॉल. ठीक है, एक ग्लिसरॉल हो गया एंड 3 फैटी एसिड. सो ये कहीं ना कहीं अमंग ईच एंड एवरी ऑप्शन इन कॉलम 2 ये सबसे ज़्यादा मैच करता है. तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया. अगला है लैक्टोज. अब मुझे ये बताओ, लैक्टोज कहाँ पढ़ा था हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में. ये मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाइसेकेराइड एंड इस डाइसेकेराइड में 2 मोनोमेरिक यूनिट है. एक है आपका बीटा डी गैलेक्टोज, एक है आपका बीटा डी ग्लूकोज, है ना. सो उसमें ऑप्शन देखते हैं. गैलेक्टोज दे रखा है यहाँ पे, तो ठीक है एक दे दिया. चलिए इसको यहाँ पे मैच कर लेते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द सी ऑप्शन. सी है आपका आरएनए विच इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड. इस राइबोन्यूक्लिक एसिड में देखते हैं क्या पाल्मिटिक एसिड, नो. ये तो हो गया आपका फैट, है ना. आप लिपिड में पढ़ाया था मैंने आपको. यूरासिल दे रखा है. आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है. यस इट्स राइट, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता. अगला है बीटा प्लेटेड. बीटा प्लेट्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर दे आर एक्चुअली अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इसमें आपका अल्फा हेलिक्स आता है और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर आता है. याद है ना हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था प्रोटीन का, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स. सो ये तो करेक्ट हो ही गया. यहाँ पे डायरेक्ट है इसका डी ऑप्शन 5th इज करेक्ट. बी वैक्स दे रखा है ई ऑप्शन में विच इज अ पाल्मिटिक एसिड, है ना. बताया था ना मैंने आपको, सेशन में पढ़ रखा है बी वैक्स के बारे में. सो आगे देखते हैं ऑप्शन इनमें से कौन से करेक्ट होंगे. ए के लिए ऑप्शन 2 करेक्ट है, ये है 2 करेक्ट है. फॉर द बी ऑप्शन 1 इज करेक्ट, बिल्कुल सही. फॉर द सी द 4th वन इज करेक्ट. फॉर द डी द 5th वन इज करेक्ट, बिल्कुल सही. फॉर द ई द 3rd वन इज करेक्ट. सो डायरेक्ट ऑप्शन हमारे पास मिल गया, दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. सो कैन वी प्रोसीड फर्दर? चलिए let's move on to the next question. Question number 3. The most abundant molecule in the cell. Blindly I can pick a correct answer in this question. वो है आपका water. एक सेल के अंदर maximum we have is water. आइए उसके बारे में देखते हैं. Each cell उसके constituent हैं वाटर. सबसे पहले होता है इसमें, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है वाटर. अराउंड 80% दे हैव इज ओनली वाटर. उसके अलावा अगर देखें नेक्स्ट दे हैव इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स. अराउंड 12% प्रोटीन इज प्रेजेंट इन देम. ठीक है, उसके बाद देखा जाए द लिपिड, उसके बाद देखा जाए न्यूक्लिक एसिड. So lipid का constituent around देखा जाए that is around 3%. Nucleic acids are around 2%. Your carbohydrates are around 1%. And some inorganic substances they are also 1%. ये है exact data. ये डेटा देखो आपको एक बुक में कुछ और मिलेगा, दूसरे बुक में कुछ और मिलेगा. So on an average this data is like this. सबसे maximum we have is a water, then protein, lipid, nucleic acid, carbohydrates and then inorganic substances which is present in them. ठीक है, आगे बात समझ में. So इसमें तो ऑप्शन मिल गया मुझे. So 3rd के लिए ऑप्शन A is correct. Let's move on to the next question. Question number 4. So आइए
In a polysaccharide, the individual monosaccharides are linked by. ध्यान से देखना अब इस चीज को. पॉलीसेकेराइड की बारे में बात कर रहे हैं. पॉलीसेकेराइड. पॉली मीन्स मेनी, सेकेराइड्स मीन्स मोनोमेरिक यूनिट. यहाँ पे बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट है, राइट? यानी कि मैं बात कर रही हूँ मोनोमर्स प्लस मोनोमर्स प्लस n number of monomers they are present in them. ठीक है. Polysaccharide is a type of which? It's a carbohydrate. Carbohydrate. ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में ज्वाइंट है. बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई. जो आपकी मोनोसेकेराइड यूनिट है, दे आर ऑलवेज ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड. मोनोसेकेराइड unit joined by what? Glycosidic bond. Glycosidic bond. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टार्च का. स्टार्च. स्टार्च के अंदर आपके को दिखेगी कि दो सब यूनिट, दो डिफरेंट यूनिट्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर. एक को कहते हैं हम अमाइलोस, दूसरे को कहते हैं अमाइलोपैक्टिन, है ना? जो आपका अमाइलोस है दैट इज एक्चुअली अ लीनियर चेन. दिस इज व्हाट? अ लीनियर चेन. कोई एग्जांपल लेना था मुझे पॉलीसेकेराइड का, सो आई थॉट टू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्टार्च. इसके पास दो सब यूनिट होती है, एक होती है एमाइलोज, दूसरी होती है एमाइलोपैक्टिन. जो इसकी लीनियर चेन है एमाइलोज, दैट इज आल्सो मेड अप, दैट इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स. वो सब यूनिट है इसमें आपकी ग्लूकोज एंड दैट इज अराउंड 200 to 500 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, ये जो इतनी सारी यूनिट्स हैं, ये एक लीनियर चेन फॉर्म करती हैं. यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है. ऑन द कंट्रेरी, दिस अमाइलोपैक्टिन इज नॉट अ लीनियर चेन. इन फैक्ट दीज आर ब्रांच्ड चेन. यहाँ पे ब्रांचिंग भी मिलेगी आपको. ठीक है, ब्रांचिंग है और यहाँ पे जो चेन लेंथ है दैट इज मोर देन 1000 यूनिट्स. ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेंगे कि दो तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट हैं. कौन कौन से? एक हो गया, क्योंकि एक लीनियर चेन तो डेफिनेट सी बात है वो बनेगी, वो हो गया अल्फा 1,4, और दूसरा हो गया आपका अल्फा 1,6 लिंकेज. जहाँ पे ब्रांचिंग होती है ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे अल्फा 1,6 लिंकेज होगी. जहाँ पे अनब्रांच चेन है वहाँ पे अल्फा 1,4 लिंकेज होगी. ये जो लिंकेज होती है इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. जब भी दो मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में ज्वाइन होती है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये बनता है दो मोनोसेकेराइड के बीच में. इसकी वजह से जब ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, देयर इज ऑलवेज रिलीज ऑफ वाटर. ठीक है, याद है ना ये सब चीजें? आइए, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. So in this case, the correct option you have is A, that is a glycosidic bond. Hope this is also clear to you. अच्छा, और ऑप्शन है, चलिए इन ऑप्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पढ़ाया था मैंने? प्रोटीन्स के अंदर. अमाइनो एसिड्स वो भी एक मोनोमेरिक यूनिट है. अमाइनो एसिड्स दे आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. एस्टर बॉन्ड किस में प्रेजेंट है? ये आप मैंने बताया था फैट के अंदर. ठीक है, अभी पढ़ाया है मैंने. उसके अलावा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये कहाँ पढ़ा था? ये मैंने बताया था कि जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है, इन बिटवीन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. आ गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड. ये तो सबको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है. चलिए, सो ये आगे बात समझ में. हाइड्रोजन बॉन्ड का आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में देखें, वहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना. दे आर व्हाट? दे आर दिस बॉन्ड ओनली. ठीक है, सो let's move on to the next question, question number 5. So read this question. By the time, let me prepare this board for you. Hope आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा. देखो, अगर सेशन अच्छे से देखे होंगे तो डेफिनेट सी बात है आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा.
अगर नहीं देखिए तो डेफिनेट सी बात है कि आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये नए क्वेश्चन है, मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करूँ. So with reference to enzyme, which one of the following statement is true? So हमें ढूंढनी है जो statement true हो. आइए, apoenzyme is equal to holoenzyme plus coenzyme, holoenzyme is equal to apoenzyme plus coenzyme. So this is the correct option. Holoenzyme होता है आपका apoenzyme plus coenzyme. How many of you have an idea of apoenzyme? Apoenzyme होता है आपका वो part of enzyme जो proteinaceous होता है nature में, ठीक है. एंड इनफैक्ट जब भी हम टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं ये वो पार्ट है जो सेंसिटिव होता है कंपैरेटिवली. कोएंजाइम जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं आप NAD का, ठीक है. सो NAD इज व्हाट, दैट इज अ कोएंजाइम, ठीक है. सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज बी, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम, राइट. इज इट फाइन? सो कैन वी प्रोसीड फर्दर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. आइए, which one of the following sugar cannot be hydrolyzed further to give a simple sugar? Cannot be, अंडरलाइन कर लेंगे इसको. सो यानी कि ये बात कर रहे हैं उन शुगर की जो ऑलरेडी मोनोसेक्राइड्स में प्रेजेंट हैं. अगर हम डाइसेक्राइड्स के बारे में बात करें, जी हाँ, उनको हम हाइड्रोलाइज करके मोनोसेक्राइड यूनिट बना सकते हैं. पॉलीसेक्राइड को फर्दर हम तोड़ के मोनोसेक्राइड यूनिट बना सकते हैं, है ना. ये तो बताइए सबको. सो हमें इस सब में ढूंढना है कि कौन सा मोनोसेक्राइड है, क्योंकि हमें ये पता है मोनोसेक्राइड्स को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते. आइए, ए दे रखा है राइबोस. राइबोस का स्ट्रक्चर किस किस को याद है? राइबोस का स्ट्रक्चर होता है, एक 5 कार्बन शुगर है इसमें. ये जो 5 कार्बन शुगर है ये प्रेजेंट है राइबोस, दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ RNA. डीऑक्सीराइबोस बताया था ना मैंने, सेकंड पोजीशन पे सिर्फ H प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट. So that is present in case of DNA. So ribose is a monosaccharide. हमें पहले ऑप्शन में ही अपना करेक्ट ऑप्शन मिल गया, that A is a correct. मोनोसेक्राइड ही तो ढूंढ रहे हैं हम. So this option is correct. चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज के बारे में. माल्टोज के बारे में आइडिया है? किस किस के बीच में होता है माल्टोज? 2 ग्लूकोज यूनिट के बीच में. So glucose plus glucose they will give a maltose. They are actually a disaccharide. Second is a sucrose. सुक्रोज किस किस के बीच में होता है? दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड अ फ्रक्टोज यूनिट, ठीक है. आगे बात समझ में. नेक्स्ट इज अ लैक्टोज. लैक्टोज किस किस के बीच में होता है? दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द बीटा गैलेक्टोज एंड द बीटा ग्लूकोज, ठीक है. मोनोसेक्राइड्स यूनिट है, आपस में ज्वाइन कैसे होंगी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के. हमेशा याद रखना, बॉन्ड कभी मत भूलना, हमेशा फिक्स होना चाहिए आपके दिमाग में कि इसमें ये बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें ये बॉन्ड प्रेजेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का ये. चलिए, होप ये तो समझ में आ गया होगा. इसको नोट डाउन कर लेना दैट ऑल ऑफ दीज दे आर डाइसेक्राइड्स. और डाइसेक्राइड्स को हम ऑलरेडी तोड़ सकते हैं. मोनोसेक्राइड्स को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स को हम नहीं कर सकते, ठीक है. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. आइए, अगेन माई एंड योर्स फेवरेट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. 2 कॉलम्स आर गिवन. फर्स्ट कॉलम 1 में दे रखा है आपका नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस हो गया जैसे कि आपका एडेनिन हो गया, जैसे कि आपका साइटोसिन हो गया, जैसे कि आपका थायमीन हो गया, जैसे कि आपका यूरासिल हो गया. दे आर नाइट्रोजनस बेसेस, ठीक है. याद है ना, प्यूरीन्स, पिरामिडीन्स. सो दीज आर नाइट्रोजनस बेसेस ओनली. सो ये हो गया आपका. फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज अ 4 यूरासिल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट दे रखा है B एंड C, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. यहाँ पे स्टूडेंट्स का हमेशा कंफ्यूजन आ जाता है. दिस इज द बेसिक रीजन जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया इस सेशन के अंदर. इसके बारे में आपको बताऊंगी, बट जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. न्यूक्लिक एसिड क्या है आपका? न्यूक्लिक एसिड का मतलब है, बात कर रहे हैं ईदर वी आर टॉकिंग अबाउट द DNA एंड RNA. आइए देखते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है. सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में. न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू योर नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर. दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, क्या बन गया आपका? न्यूक्लियोसाइड. अब बात करते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड की. न्यूक्लियोटाइड होता है आपका न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप. इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड को हमेशा हम लिखते हैं जैसे कि आपका एडिनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, लाइक दिस, डाइलिक एसिड, ऐसे लिखते हैं.
न्यूक्लियोटाइड साइड को हम ऐसे ही लिख देते हैं, या यूरिटिडीन, साइटिडीन एक्सेट्रा। ठीक है, आइए ऑप्शन में देखते हैं। पढ़ रखा ना, चार्ट बना के मैंने आपको बताया था किसको क्या क्या कहते हैं। सो न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया आपका, साइटिडीन, यानी कि इसके पास क्या प्रेजेंट है, आपका साइटोसिन प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोसिन के साथ इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक राइबोस शुगर प्रेजेंट है। टाइड के पास यानी कि यहाँ फॉस्फेट ग्रुप और एड ऑन हो गया। सो ए का ऑप्शन 4 इज करेक्ट, दिस वन, ऑल ऑफ दीज 3 आर करेक्ट। बी के लिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ये 3 करेक्ट है। सी के लिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बिल्कुल सही। एंड डी के लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही। सो हमारा ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन दिस वन, सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। सी करेक्ट है, ठीक है, उसको रब कर देना, कंफ्यूज मत होना। सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आइए, फाइंड आउट द मिसमैच पेयर। अगेन कभी भी ऐसी चीजें दे रखी होती है उसको सबसे पहले अंडरलाइन करके अपने दिमाग में फिक्स कर लेना कि वो क्या पूछना चाहता है। मिसमैच मतलब जो इनकरेक्ट है वो हमें बात करनी है। अगार पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड सल्फर कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना होता है आपका अगार, एगरोज एंड एग्रोपैक्टिन से। सो ये गलत है ना, सो हमें ऑप्शन यही मिल गया दैट दिस वन इज इनकरेक्ट। आइए, काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोसामीन, यस इट इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, बिल्कुल सही। लाइपोपॉलीसेकेराइड इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड, बिल्कुल सही, नेम इटसेल्फ इंडिकेट लाइपोपॉलीसेकेराइड। Next is a glycogen, it's a polymer of the glucose. Yes, it's a polymer of glucose. So, incorrect option मुझे यहाँ मिल गया that for the question number 8, the correct option we have is A. So, can we proceed further? Question number 9. आइए, cellulose, the most important constituent of the plant cell wall, is made up of. Cellulose is made up of glucose unit. Yes, it is right. बट इट इज मेड अप ऑफ बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, बीटा 1,4 लिंक, देखो यही डिफरेंस है एक स्टार्च एंड सेलुलोज के अंदर। वहाँ पे अल्फा 1,4 थी, यहाँ होती है बीटा 1,4 लिंकेज। आइए, सो ब्रांच्ड चेन, नो एक्चुअली इट इज नॉट अ ब्रांच चेन, ये बहुत लीनियर चेन होती है। सो यहाँ तो ब्रांच चेन दे रखा है, तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन। याद रखना हमेशा सेलुलोज एक लीनियर चेन है आपकी। अनब्रांच चेन बिल्कुल सही, ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 लिंक ग्लाइकोसिडेज। अगर यहाँ बीटा होता ना तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रांच चेन स्टार्टिंग में ही दे दिया तो मैं ये ऑप्शन नहीं पढ़ रही, सो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। डी है आपका अनब्रांच चेन, वेरी गुड, ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 द करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज डी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आइए, so match the following column again, column 1 and 2, both the columns we have to match. Oxidoreductase यानी कि बात करें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है आपका डिहाइड्रोजनेशन। So in this case the exact column enzyme in this case that is the dehydrogenase। ठीक है, ये तो पता ही है, वेरी कॉमन। नेक्स्ट इज आइसोमरेज। आइसोमरेज वो होता है जो कन्वर्जन करता है एक आइसोमर की दूसरे आइसोमर में, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स को कन्वर्ट कर देता है। So interconversion of isomers. So for the B, the correct option you have is C. Next is a ligase. Ligase का मतलब होता है जोड़ना किसी चीज को, join कराना। आइए, linking of two compound, बिल्कुल सही। So lyase का मतलब है तोड़ना, ठीक है, इसका मतलब है removal of a group from a substrate। ठीक है, आगे बात समझ, बिल्कुल डायरेक्ट था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, so for the question option A, the fourth option is correct, A fourth, यानी कि these two are correct। आइए, isomerase 3 option is correct, बिल्कुल सही। ligase C, A option is correct, बिल्कुल सही। for the D, the correct option you will have is a 2, बिल्कुल सही। so for the question number 10, the correct option you have is B। ठीक है, so with this we have completed all the 10 questions, सारे 10 questions हमने डिस्कस कर लिए। बट आपको यहीं पे स्टॉप नहीं होना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कहीं कोई डाउट आता है प्लीज़ आस्क अस। दिस शुड बी द एग्जैक्ट वे जहाँ पे आप सारे के सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ रहे हैं। वो ऑप्शन क्यों सही है, यू शुड हैव एन आइडिया, वो ऑप्शन क्यों गलत है, इसका भी आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए। सो प्लीज़ फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।